Good afternoon, children. As usual, your Hindi class, second year intermediate Hindi class is running on. तो बच्चों, हम लोग को मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट करने तक आ गए हैं. So my last but second lesson, I don't know whether this lesson is there or not, but I'm telling you, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट लेखक है, तो मैं इसलिए आपको बता रही कि बूढ़ी काकी प्रेम एक शॉर्ट में बता देती मैं आप लोगों को. देन अगेन वी हैव टू स्टार्ट तेलंगाना के दर्शनीय स्थल, क्योंकि प्रेमचंद को ओमिट करना थोड़ा सा मुश्किल है बोलकर मैं बता रही हूँ. तो ये पेज नंबर 55. देन विल स्टार्ट. इसको आज और कल में इसको ख़त्म करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में बता देंगे. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड शॉर्ट स्टोरी. मुझे भी थोड़ा सा आइडिया नहीं है कि ये पोर्शन में है या नहीं है. कुछ हाई बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे, मगर ले ले तो क्या फ़र्क पड़ रहा है हमको. तो हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे. तो ये प्रेमचंद एक्चुअली इनको कलम के लेखक ऐसा कहा जाता है, क्योंकि प्रेमचंद ने हिंदी में जो कुछ भी लिखा है, उनका साहित्य जो है क्या कहते हैं कि बहुत ही महान कार्य है उनका. इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था और इनका नाम था धनपत राय. प्रेमचंद का जीवन बिल्कुल सादा था. इन्होंने छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखे हैं. और प्रेमचंद जो है ज़्यादातर हमारे गांव का कृषि किसानों का वर्णन ज़्यादातर किया है और राष्ट्र प्रेम. इनके प्रसिद्ध कहानियाँ हैं गोदान, निर्मला, गबन और बहुत सी ऐसी है जिसको पढ़ने के बाद में हमारा मन दहल जाता है. और कुछ कहानियाँ उन्होंने लिखी है, उसके ऊपर पिक्चर्स भी बनाए हैं, जैसे कि गबन के ऊपर पिक्चर बनी है, निर्मला के ऊपर बनी है. और क्या कहा जाता है कि गोदान ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यानी कि बहुत ही दिल को छूने वाला उपन्यास है कि किसान का जीवन जो है खेती बाड़ी बैल के ऊपर उसकी जान होती है और उसके मन में एक गाय बैल उसके साथी होते हैं. और किसान हमेशा सोचता है कि मेरे घर के सामने हमेशा बैल और गाय ये हमेशा रहना चाहिए, ये उसकी बड़ी इच्छा होती है. पर वो हमेशा क्या कहते हैं कि कर्ज में डूबा रहता है और उसका सारा जीवन खेती में गरीबी में बीत जाता है. और दूसरी बात बच्चों कि जो हमको अन्न देता है वो हमारा अन्नदाता है, पर हमको उसको पेट भर के खाना कभी नहीं मिलता है. आज भी ये जो 18, 19, 20 दिनों से जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उनके प्रति मेरे मन में भी एक प्रकार का दया भाव है, एक श्रद्धा है कि बेचारे कुछ जो मांग कर रहे हैं, क्या उनकी मांग जायज़ नहीं है. वो भूखे प्यासे रास्ते पर बैठे हैं, अपनी बात बनाने के लिए बैठे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं. तो हमारे सरकार को उसकी ओर ध्यान देना चाहिए नहीं चाहिए. मेरे को लगता है कि इसको ध्यान देकर, क्योंकि वो अगर हम कहेंगे कि हम तुमको अनाज नहीं देते तब हम कहाँ जाएंगे, कौन देगा हमको अनाज. तो ऐसे इन किसानों का जीवन का वर्णन उन्होंने किया है. पर ये जो कहानी है, आजकल जो समाज में दुनिया में लोग क्या करते हैं, अपने माँ बाप को रास्ते पर छोड़ देते हैं, कहीं ले जाकर उनको अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, उनकी इजाज़त लूट ले लेते हैं, उनको धोखा देते हैं, उनको केयर नहीं करते. उसके प्रति ये कहानी है. ये जो बूढ़ी काकी है, इसका जीवन भी क्या कहते हैं कि बड़ा करुणामय है. एक बूढ़ी काकी की जो ज़मीन जायदाद थी, काकी क्या करती है, सारी ज़मीन जायदाद अपने भतीजे के नाम कर देती है. और जब तक वो लोग उसका अच्छा देखते हैं, पर कुछ दिनों के बाद में क्या करते हैं, उसकी अवहेलना करना शुरू कर देते हैं, उसके ओर ध्यान नहीं देते हैं, उसको खाने के लिए नहीं देते हैं और बेचारे खाने के लिए तरसती है. पर इनके नाम अभी मैं पढ़ूँगी, पढ़ते पढ़ते बताऊँगी. पर उनकी जो बेटी है वो क्या करती है, काकी की यानी कि उसकी दादी बनती है, वो
तो उसकी वो बड़ी अच्छे से देखभाल करती है। जो कुछ भी उसको मिलता है उसको ले जाकर उसको खाने के लिए देती है। तो एक बार उनके घर में कुछ शादी ब्याह का कुछ फंक्शन हो, शायद एंगेजमेंट रहता है, सगाई रहती है, घर में मेहमान आते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। काकी के भी मन ललचा जाता है कि आज खूब खाने के लिए मिलेगा, पर जब सब उठकर खाकर पीकर सब चले जाते हैं, काकी तरसते तरसते भूखी बैठे रहती है, उसको खाने के लिए नहीं मिलता है। तब रात में ये लाडली धीरे से उठती है और काकी को देखती है। उसके बाद से वो देखती है कि काकी क्या कर रही है, कि लोगों का जो बचा हुआ खाना है वो खाने को क्या करे, उसमें से चुन चुन कर वो खा रही है। ये देखने के बाद बच्चों कि जो उसकी जो बहू थी, जो भतीजे की जो बीवी थी, उसका नाम कुछ रूपा वगैरह कुछ है, तो वो आकर जब देखती है तब उसके मन को लगता है कि मैं कितनी पापी हूँ कि मैं इसको इतने लोग खाकर गए, मैं इसको खाने को नहीं दिया, और इसको पकड़ कर इसके घर में ले जाती है। तो बड़ी करुणा में एक कहानी है। अभी मैं पढ़ती हूँ, तुम सुनो। मैं पढ़ रही हूँ पाठ परिचय, पेज नंबर 55। बूढ़ी काकी मानव करुणा से ओतप्रोत कहानी है। इसमें बूढ़ी काकी के माध्यम से समाज परिवार की उस समस्या को उठाया गया है जहाँ वृद्धजनों से उनकी ज़मीन जायदाद ले लेने के बाद उनकी उपेक्षा होने लगती है। अपने पति और पुत्र की मृत्यु के बाद बूढ़ी काकी ने सारी संपत्ति भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दी। संपत्ति हासिल करने के बाद बुद्धिराम और उसकी पत्नी बूढ़ी काकी के साथ बुरा बर्ताव करने लगते हैं, मगर उनकी बेटी लाडली काकी का ख्याल रखती है। बुद्धिराम के बेटे मुखराम के तिलक कार्यक्रम के दिन स्वादिष्ट भोजन की लालसा में बूढ़ी काकी मेहमानों के झूठे भोजन खाने लगती है। उन्हें ऐसा करते देख बुद्धिराम की पत्नी रूपा का कलेजा पसी जाता है और उसे अपने किए पर पछतावा होता है। ये कहानी तक यहाँ तक मैंने तुमको बताया। अभी मैं पढ़ती हूँ, सिर्फ पढ़ूँगी आज मैं। कितने पेजेस है? 1 2 इसको कल तक तो ख़त्म कर देती बच्चों में। आई मैक्सिमम ट्राई टू कंप्लीट पेज नंबर 60। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। क्योंकि पुनरागमन क्योंकि बूढ़े और बच्चे एक जैसे होते हैं, उनकी जिद ऐसी होती है जैसे बच्चों की देखभाल करना पड़ती है, उसी प्रकार से बूढ़ों की भी देखभाल हमको करना पड़ती है। क्योंकि वो कमज़ोर हो जाती, बच्चा होता है, बड़े होने के बाद कमज़ोर हो जाते हैं, दिखाई नहीं देता है, जिद आती है, खाने की लालसा होती है, और उनको हमारी देखभाल की बहुत ही ज़रूरत होती है। इसलिए उसने कहा है कि बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन है, कि जैसे पुनरागमन यानी कि जो रिपीट हो रहा है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते तो भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण होता, अथवा बाजार में कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। यानी कि बूढ़ी काकी इतनी बूढ़ी हो गई कि उसको सिर्फ खाने जीवा का स्वाद था, यानी कि उसको खाने की खाली इच्छा थी। वो शी वॉज इंटरेस्टेड इन ईटिंग, मगर हाथ पैर तो नहीं चलते थे, आंख से दिखाई नहीं देता था, काम नहीं कर सकती थी और एक जगह पर पड़े रहती थी। पर अगर उसको खाने के लिए नहीं मिला या उसको कोई बाजार से कोई चीज़ आई हुई दिखाई दी और वो नहीं मिली, या उसका जो भी उसकी कुछ इच्छा होती थी, लोग उसकी इच्छा को जब पूर्ण नहीं करते थे तब वो क्या करती थी, अपने नसीब के ऊपर बैठ कर रोती थी कि भगवान मुझे ये दिन क्यों दिखाया, क्योंकि इसके सिवा उसके पास कोई और चारा था ही नहीं, कुछ और कर भी नहीं सकती थी वो। उसके पतिदेव को स्वर्गवास सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे की सारी संपत्ति लिखते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कूली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कटने से मिलता था। इसमें उसके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था, अतः उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक
जबकि उनके कोष पर आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतः बूढ़ी काकी की उनकी तीव्रता उतनी न खलती जितनी बुद्धिराम की भलमानस। यानी कि यहाँ बताया है कि देखो बच्चों कि बुद्धिराम जब तक अच्छा था, जब तक काकी ने उसके नाम से संपत्ति नहीं लिख दी थी, तब उसने बड़े बड़े वादे किए थे, उसको ऐसा रखूँगा, वैसा रखूँगा, उसको ऐसा खिलाऊँगा, ऐसा करूँगा। और जब संपत्ति हाथ में आ गई तब वो क्या हो गया, मुँह फेर गया और उसको अवहेलना कर लगा। उसको ठीक से देखता नहीं था, उसको खाना भी बराबर नहीं देता था। और उस समय इसको जो आमदनी होती थी 150 रुपया, वो बहुत ज़्यादा थे, तो उसमें से इसको कभी पेट भर के खाना भी नहीं मिलता था। और इसके कारण बुद्धिराम की जो पत्नी थी रूपा, उसको ये बात पसंद नहीं थी। वो भगवान से थोड़ा डरती थी कि हम लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, पर अपने पति के सामने इसको कुछ नहीं चलती थी और बिल्कुल निस्सहाय हो गई थी। और उसको उसकी इच्छा बूढ़ी काकी को करने की थी, पर और उसको बूढ़ी काकी से उतनी गुस्सा या क्या कहेंगे कि एक प्रकार का तिरस्कार था वो कि अपने पति से कि सब लेने के बाद उसका कैसा, उसके साथ वो कैसा व्यवहार कर रहा है। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचार थे कि इस संपत्ति के कारण मैं समय भला मानुष बन बैठा हूँ। यदि भौतिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता हो, उन्हें कदाचित कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु विशेष भय का भय उनकी सुचिष्टा को दबा रखता। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता तो बूढ़ी काकी उस समय अपना राग आलपने लगती थी। वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक द्वेष होता है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते हो तो बूढ़ी काकी की ओर सताया करते। कोई चुटकी मारकर भागता, कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु ये बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती है, अतः उनके संताप पर अर्थनाथ पर कोई ध्यान नहीं देता। यानी कि ये अक्सर होता है बच्चों कि जब बूढ़े लोग घर में होते हैं तो जो यंगस्टर्स क्या करते हैं, अगर कोई पानी पूछे, जाओ कौन देता, बैठो, हाँ लाता हूँ, ऐसे कभी नहीं करते, लाकर कभी नहीं देते हैं। ये बहुत गंदी बात है। उसके बाद से कोई क्या करता था, उसको चिढ़ाता था, कोई उसको चुटकी लेता था, कोई क्या करता था कि उसके ऊपर पानी पीकर उसको कुल्ले मारता। कितनी गंदी बात है ना, कुल्ले मारता था, यानी कि मुंह पर पानी फेंकता था। और जब काकी रोती थी, चिल्लाती थी, गालियाँ देती थी, तब कहते थे कि नहीं इसको भूख लगी, ये चटोरी है, इसको खाने के लिए मिल रहा है इसलिए रो रही है। यानी कि उसको उस प्रकार से उसको बदनाम करते थे कि इसको खाने के लिए मिल रहा है इसलिए वो रो रही है। पर कोई ये नहीं बताता था कि ये लड़के लोग जो है इसको सता रहे हैं, उसको भरपेट खाने के लिए नहीं दे रहे हैं, उसके ऊपर पानी के कुल्ले कर रहे हैं, उसको चुटकी ले रहे हैं, कोई इसको चिढ़ा कर भाग रहे हैं। और ये हरकतें कोई किसी को नहीं बताता था, और बेचारे काकी को सभी लोग बदनाम करते थे। रूपा घटनास्थल पर आ पहुँचती। इस भय से काकी अपनी जीवा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय ऋण से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यह उसका रक्षागर था। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी तो बस यही। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों ने सहानुभूति का आरोपण किया था। यानी कि जो बच्चे थे वो क्या थे, उनका जो भतीजा था उसका नाम क्या बताया उसने, बुद्धिराम। तो बुद्धिराम के जो बड़े लड़के थे ये लोग उसको सताते थे, और बुद्धिराम की जो छोटी बेटी थी उसका नाम था लाडली यानी कि पेट। और वैसे वो सबके लाडली भी थी, मगर उसके मन में दया थी। वो कुछ भी मिलता था वो क्या करती, छुप छुपा कर लाकर काके के पास, बूढ़ी काकी के पास बैठकर वो खाती थी। एक्चुअली उसकी दादी रहती थी, पर बुद्धिराम की काकी रहती थी, इसे सभी लोग उसको काकी कहते थे। और जो कुछ भी मिलता था वो काकी के साथ बांट कर खाती थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रस स्वादन कर रहा था। चारपाई पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुखियाँ
लगवा रहे थे। समीप खड़ा भाट विरुद्धावनी सुना रहा था और कुछ भावों के मेहमान की वाह वाह पर ऐसा हुआ खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ से वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली से बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। यानी कि उनके घर में सगाई का प्रोग्राम था, इंगेजमेंट का प्रोग्राम था, शहनाई बज रही थी और एक कुछ पुराने जैसे कि मैथोलॉजिकल या कुछ कहानियाँ बोल बोल के सुना रहा था, गा रहा था, जिसको कहते हैं कि लोकगीत। और लोग क्या करते इसके लोकगीत को सुनकर उसका स्वाद ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। और जो नए लड़के थे, जो डिस्को वाले थे, डीजे वाले थे, आजकल के जो लड़के थे, उनको ये पसंद नहीं आ रहा था, तो ये चुपचाप वहाँ पर बैठे हुए थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ाई चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले के सुधावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। सुनो बच्चों, कितना अच्छा पैराग्राफ है कि वो मुखराम का तिलक था और घर में पकवान बन रहे थे, पूरी बन रही थी, कचौड़ी बन रही थी, मसालेदार सब्जियां बन रही थी। घर में सब्जियों की महक गूंज उठी थी और चारों ओर यानी ऐसा लग रहा था कि यहाँ वातावरण बड़ा खुशनुमा था। सब लोग बड़े खुश थे, स्त्रियां गा रही थी और पंच पकवान घर के अंदर बन रहे थे। पर बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचार की भांति बैठी थी। वह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी कि संभवतः मुझे पूड़ियाँ न मिलेंगी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। ये सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वो रो न सकी। सुगंध आ रही थी। मैंने कहा कि उसकी ज़बान चटोरी थी, उसको खाने का स्वाद था और उसको खाना पसंद था। और बूढ़ी काकी क्या कर रही थी वहाँ पर बैठकर सोच रही थी कि शायद मुझे खाना मिलेगा और बहुत देर हो गई थी इसको खाना नहीं आया। तब उसने अपने मन ही मन सोच लिया कि शायद खाना ख़त्म हो गया होगा और मेरे लिए खाना नहीं आया। और ये रो भी नहीं सकती थी क्योंकि उसका सबसे बड़ा वेपन, सबसे बड़ा हथियार था लोगों का आकर्षित करने का, रोना। और रो नहीं सकती थी क्योंकि रोना शुभ कार्य में अपशकुन माना जाता है, इसलिए कार्य रो भी नहीं रही थी और मन में महसूस कर रह जा रही थी। आहा, कैसी सुगंधी है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भागी कहाँ की भरपेट पूरियाँ मिले। इस विचार कर रोना आया, कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के वजह से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। उसको लगा कि अरे गरम गरम पूरियाँ बन रही है, मेरे को तो रोटी भी नहीं मिलती बराबर पेट भर खाने के लिए, पर आप मुझे पूरियाँ लाकर कौन देगा। और ये सोचकर उसका दिल बहुत दुखी हो गया। पर अपनी बहू रूपा के डर से कि शुभ कार्य में तू रोकर अपशकुन कर रही है, वो गालियाँ देगी, इसके कारण बेचारी चुप होकर बैठ गई। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रह कर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर आया था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगी थी। किसे पुकारो, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम होता तो कि क्या बन रहा है। तो अब ये सोच रही थी कि पूड़ियाँ बन रही है, गरम गरम पूड़ियाँ है, इसका स्वाद ऐसा होगा, सब्जी के साथ ऐसे खाऊंगी वगैरह। और सोच कर वो बड़ी खुश हो रही थी। और उसके बाद में उसके मन में एक प्रकार का विचार आया कि आज लाडली भी नहीं आई, क्योंकि लाडली भी व्यस्त होंगे। और जो दो लड़के थे बुद्धिराम के, वो दोनों भी नहीं आए क्योंकि शायद वो भी वहाँ पर व्यस्त हो गए। किसको ये कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए कि घर में क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ी में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जब हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कढ़ाई के सामने ही बैठो, पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होगी। कढ़ाई के गरम गरम निकाल कर थाल में रख जाती होगी। फूल हम घर से में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है।
तो सोच रही थी नहीं, यहाँ तो मुझे महक आ रही है, पर मैं वहाँ कर जाकर देखूँगी पूड़ियाँ कैसे बन रही है, कैसे खाना है, कैसे कैसे बन रही होगी। फूल हाथ में लेकर सुगंध लेते हैं, पर जब बगीचे में फूल होते हैं उसकी कंपैरिजन नहीं है कि वो फूल कितना सुंदर लगता है। वहाँ पर जब बगीचे में जाकर फूल को जब हम लोग देखते हैं, जब निहारते हैं, वो कितना अच्छा लगता है। पर ये जो फूल है, ये जो पूड़ियाँ हैं, यहाँ तो मुझे महक आ रही है, पूरी बड़ी होगी, फूल रही होगी, कड़े में तले जा रही होगी, और सिर्फ इमेजिन करिए। पर उसको वहाँ जाकर देखने की इच्छा थी, जैसे कि बगीचे में फूलों को देखने की इच्छा होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ बैठकर हाथों में बल सरकाती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़े के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते के सामने खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभाग से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ाई के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडी मांग रहे हैं, ठंडे देने लगी। इतने में फिर किसी की आहट आई, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलम्ब है, ज़रा ढोल मंजिरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ती दौड़ती व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुर्ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न था। भय होता था कि पड़ोसी यह न कह दे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश न था कि ज़रा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झेले। यह भी खटका था कि ज़रा आँख हटी और चीज़ों की लूट गई। इस अवस्था में उसे बूढ़ी काकी के कड़े के पास बैठे देख तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान से रहा कि पड़ोसी बैठी हुई है, मन में क्या कहेंगे, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक कछुए पर झपटता है, उसी प्रकार वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगी है, पेट है या भाड़? कोठे में बैठी हुई है, क्या दम घुटता था? अभी मेहमान ने नहीं खाया, भगवान को भूख नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गए। जल गए ऐसी जीप, दिन भर खाती न होती तो जाने किसकी हंडी में मुंह डाल दिए। गांव देखेगा तो क्या कहेगा कि बुढ़िया को भेड़पट खाने नहीं पाती है, तभी तो इस तरह मुंह बाएं फिरते हैं, दाएं न मारे न सांचा छोड़े। ये पैराग्राफ इसलिए पढ़े बच्चों कि आगे का क्या हाल है देखो। बूढ़ी काकी को चला नहीं जा रहा था। जहाँ पर भंडार घर में या जहाँ पर खाना पक रहा था, वो क्या करती, अपने पैरों से रेंगते हुए, घुटनों के बल चलते हुए किसी प्रकार वहाँ पर जाकर पहुँच जाती है। अब ये जो रूपा है, ये क्या कर रही है, इसकी बेटी की तो शादी है, इसकी देखभाल करना तो इसी का काम है। तो जो काम करना है, जैसे कोई पूछ रहा है कि भान जो है वो जो गाना गा रहा था उसको पैसे देना है, वो कहती कि अभी दे रही हूँ। कोई पूछ रहा था उसको कि पंडित जी ठंडा ही मांग रहे हैं, कूल ड्रिंक मांग रहे हैं, उसको देना है। कोई पूछ रहा था उसको कि भोजन तैयार होने में कितना देर है, और वो उसका जायज़ा ले रही थी। और सब करते करते वो यानी कि अपना क्रोध, अपना गुस्सा वो किसी पर बता नहीं सकती थी, क्योंकि बाहर लोग बैठे थे, मेहमान बैठे थे, औरतें बैठी थी, पुरुष वर्ग बैठा था। जब वो सुनेंगे तो क्या करेंगे, और करते करते वो थक गई थी। और उतने में उसने देखा कि ये बूढ़ी काकी जो है चूल्हे के पास आकर बैठी हुई है। और जब उसने उसको देखा कि काकी चूल्हे के पास आकर बैठी है, उसका क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने उसका क्रोध में, गुस्से में बहुत ही भला बुरा कहा कि लोग क्या कहेंगे, अभी तो घर में मेहमान नहीं खाए हैं। भगवान को हम लोग जब खाते हैं, जब कुछ कार्य होता है, वैसे भी हम लोग घर में पहले भगवान को भोग लगाते हैं और बाद में खाते हैं। तो ये भोग भी नहीं लगा है और मेहमान नहीं खाए हैं, अभी खाना पक रहा है और तुम यहाँ कर बैठ गई है। क्या तुमको इतनी भूख लगी, क्या तुम इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी? और लोग तुमको देखकर कहेंगे कि काकी को भरपेट खाने के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए काकी यहाँ पर आकर बैठी है। यह अवस्था थी बूढ़ी काकी की और रूपा की।